दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। आइए बच्चों देखते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं को कैसे गुना करना है। दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 a प्लस आइटा b व Z2 c प्लस आइटा d का गुणन Z1 गुना Z2 निम्नलिखित रूप से ज्ञात किया जाता है। Z1 गुना Z2 बराबर a प्लस आइटा b गुना c प्लस आइटा d। बच्चों हमने यहाँ पे वही नियम प्रयोग करना है जो कि हम छोटी कक्षाओं में x प्लस वाई गुना a प्लस b को गुना करते वक्त करते थे। जैसे हम क्या करते थे, जब इन दोनों को आपस में गुना करना है तो पहले x को a से, फिर x को b से, फिर y को a से और y को b से गुना करते थे। वैसे ही हमने यहाँ पे इनको गुना करना है। पहले a को c से गुना करेंगे और आइटा d से, तो a को c से करेंगे ac प्लस a गुना आइटा d आइटा ad प्लस अब इस आइटा b को करेंगे c से फिर d से, तो आइटा b गुना c आइटा bc प्लस आइटा b गुना आइटा d, आइटा गुना आइटा आइटा की दो लिखेंगे गुना में bd बराबर। अब हमने बच्चों सीखा था कि आइटा 2 का जो मान है वो -1 होता है, तो आइटा 2 का मान हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे AC -1 गुना BD, तो -1 गुना BD माइनस BD हो जाएगा। AC और BD को इकट्ठा करके लिखेंगे AC माइनस BD प्लस इन दोनों पदों में से आइटा हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो आइटा को बाहर लिखेंगे आइटा गुना में AD प्लस BC आ जाएगा। तो वैसे ही हमने इसको गुना करना है जैसे हम छोटी कक्षाओं में इनको गुना करते थे। उदाहरण के लिए देखते हैं 2 प्लस आइटा 3 गुना -6 प्लस आइटा 5, इन दोनों को हमने गुना करना है। तो पहले 2 को करेंगे -6 से, 2 को करेंगे फिर आइटा 5 से, तो 2 को -6 से किया -12, 2 को आइटा 5 से किया तो आइटा 10 या 10 आइटा आएगा। फिर आइटा 3 को करेंगे आइटा 3 गुना -6 माइनस के 18 आइटा, आइटा 3 गुना आइटा 5, तो आइटा गुना आइटा फिर यहाँ लिखेंगे आइटा की 2 और 3 गुना 2 3 गुना 5 सॉरी 15 आ जाएगा, 15 आइटा की 2। तो आइटा की 2 का मान फिर -1 हमने यहाँ भरना है, तो -12 इसका मान हम जब -1 भरेंगे तो ये -15 बन जाएगा। 10 आइटा में से 18 आइटा हम माइनस करेंगे तो माइनस के 8 आइटा रह जाएंगे, तो -12 -15 करेंगे माइनस के 27 हो गए बच्चों, तो -27 -8 आइटा आ गया। तो इस तरह से हमने इसको गुना करना है। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। आइए अब देखते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं को हमने कैसे घटाना है आपस में। तो जैसे हमने इनको जोड़ा था बच्चों वैसे ही हम इनको घटाएंगे। किन्हीं दी गई सम्मिश्र संख्याओं, कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं ले लें, Z1 बराबर a प्लस आइटा b व Z2 बराबर c प्लस आइटा d, तो Z1 माइनस Z2 दोनों सम्मिश्र संख्याओं का अंतर Z1 माइनस Z2 बराबर लिखेंगे a प्लस आइटा b माइनस c प्लस आइटा d। तो बच्चों जैसे हमने यहाँ जोड़ा था इनको कि वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में, तो दोनों के वास्तविक भाग यहाँ पे हम आपस में घटाएंगे और काल्पनिक भाग हम यहाँ पे आपस में घटाएंगे। तो a माइनस c लिखेंगे दोनों वास्तविक भागों का अंतर, और आइटा b माइनस आइटा d, आइटा b माइनस आइटा d में आइटा को बाहर लिखेंगे दोनों काल्पनिक भागों का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। अब दो सम्मिश्र संख्याओं को आपस में कैसे हमने भाग करना है बच्चों, किन्हीं दी गई सम्मिश्र संख्याओं Z1 व Z2 के लिए जहां Z2 0 नहीं होगा, Z1 बटे में Z2। अब Z1 बटे में Z2 जब हमने लिखा है तो वहां एक लिखा है कि Z2 0 नहीं है, Z2 0 नहीं है। अगर Z2 बच्चों 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे Z1 बटे में अगर मैं 0 ले लूँगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि 0 से हम भाग नहीं कर सकते। तो Z2 यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए।
Z1/Z2 जब हम लिखते हैं, जैसे इन दोनों को मैं भाग करूँगा A प्लस आइटा B बटे C प्लस आइटा D। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा हर है, हम हर बार यहाँ पे हर को प्रमेयीकरण करेंगे। समिश्र संख्याओं के गुण। समिश्र संख्याओं के योग निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करते हैं। पहला गुण है संवरक का नियम। संवरक का नियम बच्चों क्या है? जैसे मैं कोई दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ूं, मान लो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो जो इनका उत्तर है वो भी एक प्राकृत संख्या आ रहा है, वो भी उसी समुच्चय में आ रहा है जिसमें 2 और 3 थे, तो वहाँ पे संवरक का नियम लागू होता है। तो दो समिश्र संख्याओं का योगफल भी एक समिश्र संख्या होती है। हमने ये सीखा था कि जब हम दो समिश्र संख्याओं Z1 और Z2 को जोड़ते हैं तो जो इनका उत्तर आता है Z1 प्लस Z2 करके जो आता है वो भी एक समिश्र संख्या ही होती है, इसलिए समिश्र संख्या के अंदर संवरक का नियम लागू होता है। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में बच्चों हमने छोटी कक्षाओं में सीखा था, जैसे 3 + 4 बराबर 4 + 3 होता है, तो हम इनके क्रम को बदल सकते हैं। 3 पहले लिखें या 4 पहले लिखें, इन दोनों का जो उत्तर है वो 7 ही आएगा। 3 + 4 भी 7 होते हैं और 4 + 3 भी 7 होता है। उसी तरह से समिश्र संख्याओं के अंदर भी हम इनके क्रम को बदल सकते हैं। Z1 + Z2, Z1 को पहले लिखें या Z2 + Z1, Z2 को पहले लिखें, इन दोनों का जो योग है वो बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे क्रम विनिमय का नियम भी लागू होता है। साहचर्य नियम। किन्हीं तीन समिश्र संख्याओं Z1, Z2 और Z3 के लिए बच्चों साहचर्य नियम में हमें तीन समिश्र संख्याएं चाहिए होती हैं। तो इन साहचर्य नियम के अनुसार क्या होगा? Z1 + Z2 ब्रैकेट में, यानी Z1 + Z2 को हम पहले जोड़ लें, फिर उसके अंदर Z3 को जोड़ेंगे, या Z2 और Z3 को ब्रैकेट में लिख के फिर उसमें Z1 को जोड़ें, इन दोनों का उत्तर बराबर आता है। इसे हम साहचर्य का नियम कहते हैं। अगला नियम है बच्चों योज्य तत्समक। प्रत्येक समिश्र संख्या Z के लिए Z + 0 बराबर Z होता है, अतः 0 को हम योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे बच्चों पूर्णांकों के अंदर कोई दो पूर्णांक ले लीजिए आप, 4 + 0 या फिर -10 ले लूँ, इसमें भी 0 को जोड़ूंगा तो जो उत्तर है वो 4 + 0 करूँगा तो 4 आएगा, -10 + 0 करूँगा तो -10 आएगा। तो 0 यहाँ पे योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य तत्समक के अनुसार जो हमारा उत्तर है वो वही आना चाहिए। 4 में अगर जोड़ रहा हूँ तो 4 ही आना चाहिए, -10 में जोड़ रहा हूँ तो -10 ही आना चाहिए। उसी तरह से समिश्र संख्याओं के अंदर Z में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो Z आता है। जैसे कि कोई समिश्र संख्या ले लें 3 + 4 आइटा, इसमें मैं जब 0 जोड़ूंगा तो 3 + 4 आइटा ही आएगा। तो यहाँ पे हम 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य प्रतिलोम। प्रत्येक समिश्र संख्या Z बराबर A + आइटा B के लिए हमारे पास एक समिश्र संख्या -a - आइटा B यानी कि -Z प्राप्त होती है, जिसके लिए Z प्लस ये जो -Z हमारे पास आई, Z को इसमें जब जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि 0 को हम योज्य तत्समक कहते हैं। तो जो आपका योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम यानी कोई समिश्र संख्या Z लिख दूं प्लस इसमें योज्य प्रतिलोम को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास उत्तर में योज्य तत्समक आना चाहिए। योज्य तत्समक।
जेड प्लस योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, अब यहाँ पे हम जेड में क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास 0 आ जाए। जैसे कि पूर्णांकों को लें, 5 कोई पूर्णांक है, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास योज्य तत्समक 0 आ जाए। तो 5 में बच्चों जैसे हमें पता है -5 को जोड़ेंगे तो 5 - 5 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक उसी तरह से हम z के अंदर -z को जोड़ेंगे तो वो 0 के बराबर आता है। 0 जो कि आपका योज्य तत्समक है समिश्र संख्याओं के लिए। z प्लस -z बराबर 0। तो z को हम -z का, z को -z का और -z को z का, दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। तो z को -z का व -z को z का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। तो बच्चों इसके ऊपर हमारे पास कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जैसे -2 + 4 आइटा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो -2 + 4 आइटा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। यहाँ पे हमने इनके चिन्ह को चेंज करना है। माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे 2 और प्लस की जगह माइनस कर देंगे। जब इस समिश्र संख्या में इसको जोड़ेंगे -2 + 2, -2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों 0, और 4 आइटा में -4 आइटा को जोड़ूंगा तो क्या आएगा फिर 0 आइटा आएगा। तो जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 प्राप्त होता है। तो -2 + 4 आइटा का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 2 - 4 आइटा।